नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूजीसी मसले पर बीजेपी सक्रिय, रणनीति में बदलाव शुरू। दिल्ली में भाजपा सांसदों की अहम बैठक, रिपोर्ट पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी सियासी हलचल। राहुल गांधी के बयान पर सिख समाज में आक्रोश, कानपुर में पुतला दहन, माफी की मांग, माफी नहीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। एक नेता से लाखों की जबरन वसूली का आरोप, सोशल मीडिया से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का जाल, तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। लिफ्ट में गुब्बारों के धमाके से युवती घायल, गंभीर चोटों के बाद गोरेगांव पुलिस में मामला दर्ज, बिना सुरक्षा इंतजाम के काम कराने का आरोप। गोगुंडा में 40 साल पुराना नक्सली स्मारक ध्वस्त, भय का प्रतीक ढांचा टूटा, इलाके में नई शुरुआत का संकेत, कार्यवाही को मानसिक डर की जंजीर तोड़ने से जोड़ा गया। यूजीसी से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल और राजनीतिक विवाद के बीच बीजेपी नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी सांसदों ने कोर्स करेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दिल्ली स्थित आवास पर एक अहम बैठक की गई, जिसमें यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट से जुड़े मुद्दों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद समेत करीब 15 सांसद शामिल हुए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रिपोर्ट से जुड़े समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास थीम को ध्यान में रखकर तैयार करने का प्रयास किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 के यूजीसी आदेश पर रोक लगाते हुए 2012 की व्यवस्था को फिलहाल लागू रखने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 15 मार्च तक तय की है। इस बीच कमेटी अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के रिपोर्ट साझा न करने के रुख को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, जिस पर भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई है। संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा रेल राज्य मंत्री और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार मित्र कहे जाने के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश सिख फाउंडेशन ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। कानपुर के गोविंद नगर स्थित बाटा चौराहे पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए और राहुल गांधी का पुतला दहन किया, प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि पूरे सिख समाज की भावनाओं को आहत कर देने वाला बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गांधी परिवार के बयानों से सिख समाज लंबे समय से आहत रहा है और अब ऐसे बयानों को बर्दाश्त हरगिज नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेतावनी दी है कि माफी नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज राहुल गांधी ने सदन में मुख्य द्वार पर जैसे ही भारत के सांसद रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी बाहर जाने लगे, राहुल गांधी जी ने उनको गद्दार मित्र कहकर संबोधित किया, उनका उपहास किया। मैं कहना चाहता हूं, ये रवनीत सिंह बिट्टू का उपहास ही नहीं, ये एक पगड़ी का उपहास है, सिख समाज का उपहास है। जिस राहुल गांधी के पिताजी ने 1984 में देश के अंदर हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया, वही राहुल गांधी आज सदन में सिख समाज के नेता रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार मित्र कहकर संबोधित कर रहा था। आज सिख समाज पूरे देश का गहरा आक्रोशित है।
मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक राजनेता को उसकी अर्धनग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की जबरन वसूली की गई। मालाड पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए इस मामले में लिप्त 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाओं ने मुंबई के मालाड पश्चिम इलाके से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके एक नेता को ब्लैकमेल कर पहले 1 लाख रुपए नकद और ऑनलाइन 50,000 रुपए की उगाही की। इसके बाद आरोपियों ने 3 लाख रुपए की और मांग करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे डाली। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया के जरिए नेता और मुख्य आरोपी महिला की पहचान हुई थी। दोनों आपसी सहमति से कई बार अलग अलग होटल्स में मिले, जिसके बाद आरोपी महिला और उसके साथियों ने आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। परेशान होकर पीड़ित नेता ने मालाड पुलिस थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तकनीकी जांच और सुनियोजित कार्यवाही के जरिए दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कुछ आरोपी खुद को पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बताकर दबाव बना रहे थे, जिनकी तलाश अब भी जारी है। इस पूरे मामले के बाद मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की धमकी या ब्लैकमेलिंग से डरे नहीं और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। क्या है पूरा मामला बताइए। मालाड में रहने वाले एक व्यक्ति है, जिनकी एक जो प्रमुख आरोपी है उसके साथ दोस्ताना था, दोस्ती यारी थे। तो उस दोस्ती यारी का इस महिला ने गैर फायदा लेके उसके कुछ अर्धनग्न फोटो, न्यूड फोटो निकाले थे और उन न्यूड फोटो का इस्तेमाल करके वो महिला उस आदमी को ब्लैकमेल कर रही थी। फिर पहले डर के मारे उसने 10,000 दिया, बाद में 20,000 दिया, वैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई। तो लास्ट में उसने 1,49,000 रुपये उससे फिरौती वसूल की। फिर भी उसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उस औरत ने अपने जो अन्य सहकारी है उनके माध्यम से और फिरौती की डिमांड की। तो उसके बाद वो मजबूर होकर हमारे पुलिस स्टेशन में आ गया। हमने FIR दर्ज किया है और उस CR में हमने अभी तक 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है। वो हाउस वाइफ है, लड़े दोनों भी औरत हाउस वाइफ है। प्रमुख महिला है वो उसने फिरौती वसूल की थी। इस 2 नंबर महिला दूसरी औरत है उसके माध्यम से। ओके। उस कंप्लेंट को 4-5 अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहे थे। तो हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और जैसे ही हमें मिल जाएंगे वो एक्ट्रेस उनको अरेस्ट करने वाले इस्तेमाल किए। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लिफ्ट के अंदर गुब्बारे अचानक फटने से एक युवती गंभीर तौर पर घायल हो गई। गोरेगांव पुलिस थाने में इस पूरे मामले में लापरवाही से चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता हिमानी गगन टपरिया, उम्र 21 वर्ष जिनकी बताई जा रही है, गुजरात के सूरत की रहने वाली हैं। 2 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे अनमोल टावर की लिफ्ट में वो जा रही थी। उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति 10 से 12 हवा से भरे गुब्बारे लेकर लिफ्ट में दाखिल होता है। अचानक गुब्बारे फटे, जिससे हिमानी के दाहिने हाथ, गर्दन, पेट पर गंभीर चोटें आई हैं। जांच में सामने आया कि गुब्बारे लेकर आने वाला व्यक्ति राजकुमार महतो था, जिसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम पर लगाया गया था। पुलिस का कहना है कि यह घटना लापरवाही के कारण हुई है। वहीं गुब्बारे ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की पहचान अर्पित जैन के तौर पर हुई है। फिलहाल गोरेगांव पुलिस ने CR नंबर 100/2026 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और PSI जोग के नेतृत्व में जांच जारी है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था और किन लोगों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोगुंडा कभी जंगलों की खामोशी, बारूद की गंध और अनकही आशंकाओं का प्रतीक माना जाता था, जहां दशकों तक नक्सली गतिविधियों की छाया बनी रही। लेकिन अब ये इलाका बदलाव की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 4 दशकों से खड़ा नक्सली स्मारक, जो भय और दबदबे का प्रतीक बन गया था, प्रशासनिक कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया है। इस कदम को केवल एक ढांचे को गिराने की कार्यवाही नहीं, बल्कि उस मानसिक भय और दबाव की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश माना जा रहा है, जिसने लंबे समय तक ग्रामीणों के मनोबल और स्वतंत्र सोच को प्रभावित किया था।
छत्तीसगढ़ का गोगुंडा कभी जंगलों की खामोशी में छिपे डर, बारूद की गंध और अनकही आशंकाओं का प्रतीक रहा। ये इलाका अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता दिख रहा है। 4 दशकों से जिस नक्सली स्मारक ने इस क्षेत्र पर भय का साया डाल रखा था, अब वह मलबे में तब्दील हो चुका है। ये कार्रवाई सिर्फ एक ढांचे को गिराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उस मानसिक गुलामी को तोड़ने का प्रयास था जिसने पीढ़ियों तक ग्रामीणों के मन को जकड़ रखा था। इस अहम कार्रवाई को सीआरपीएफ की 74वीं वाहिनी ने अंजाम दिया और रणनीति और सतर्कता के साथ यह अभियान चलाया गया। सुरक्षा घेरे के बीच स्मारक को ध्वस्त कर स्पष्ट संदेश दिया गया, अब डर की राजनीति नहीं चलेगी। जिस स्मारक को हटाया गया वो कुख्यात माओवादी नेता रमन्ना का था, जो कभी तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में खौफ का दूसरा नाम माना जाता था। उस पर 3 राज्यों में करीब 2.40 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। उसकी मौत के बाद भी उसकी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए संगठन ने ऐसे स्मारकों को शहादत के प्रतीक के रूप में खड़ा किया था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस स्मारक के पास से गुजरते वक्त लोग नजरें झुका लेते थे, बच्चों को चुप करा दिया जाता था और महिलाएं रास्ता बदल लेती थी। ये ढांचा पत्थर का नहीं बल्कि डर का प्रतीक था। स्मारक टूटते ही गांव का माहौल बदल गया। पत्थरों के गिरने की आवाज के साथ वर्षों पुरानी खामोशी टूटी और आंखों में राहत दिखाई दी। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, आज पहली बार लग रहा है कि हम सच में आजाद हैं। विश्व में बनाया गया शारीरिक स्मारक रामाना का नाम से। सीसी मेंबर सीसी नंबर रामाना था ना। हाँ हाँ। जी। कब बनाए थे ये? 2020 में। यहाँ पर पहले नक्सली रहा करते थे और आते थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। रमन्ना मतलब कैसा था? रमन्ना को क्या आप लोग देखे थे? नहीं देखे हम लोग। अच्छा जी, वो कान तो खत्म हो गया, मतलब कि अरपन साल में ऐसी बना है पूरा। तो टोटल गोगुंडा में रमन्ना के नाम पे कितना बनाए होंगे ऐसा स्मारक? गोगोंडा फंक्शन में एक ही तो बना है। एक ही बना जी। है। अच्छा अच्छा। कब बनाए थे? 2020 में। सीआरपीएफ 74 वाहिनी असिस्टेंट कमांडेंट का कहना है कि माओवाद केवल हथियारों से नहीं बल्कि प्रतीकों और डर से लड़ता है। ऐसे अवैध स्मारकों को हटाना जरूरी है ताकि भय की जड़ खत्म हो और विकास का रास्ता खुले। आप सब विदित है कि ये जो इलाका गोगुंडा पहाड़, ये काफ़ी दिनों से नक्सली का अंदर में कंट्रोल में था, लेकिन अभी ये सुरक्षा बल के लिए, पुलिस और प्रशासन के लिए यहाँ आने का काफ़ी मुश्किल था। एक कट ऑफ एरिया था। लेकिन पिछले साल 14 नवंबर जो हाँ चिल्ड्रंस डे था, उस दिन जो रास्ता सड़क इस गांव में गोगुंडा मिचीपारा गांव में पहुंचा था। उसके साथ 20 नवंबर को अपना 74 बटालियन FOB फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यहाँ से इस्टेब्लिश किया है। उसके साथ बिजली भी पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है। पानी बोरवेल से गांव के लिए, जवान के लिए पानी का भी पहुंचा दिया है। हेलीपैड कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया है और स्कूल का भी बिल्डिंग बनाना शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं बिजली भी जल्दी आ जाएंगे और उसके साथ मोबाइल टावर, ये हॉस्पिटल, सोसाइटी ये वगैरह भी हो जाएंगे। आज आप लोग देख रहा है, आज जॉइंट ऑपरेशन 74 बटालियन CRPF और कोबरा 201 कोबरा गाँव लोग के साथ मिलके ये शहीद समाधि स्मारक को तोड़ दिया रहा है। ये किसका स्मारक है सर? रामाना जो CC मेंबर है, ये काफ़ी बड़ा लीडर है नक्सल के लिए। तो ये बता दे रहा है कि ये 2020 से पहले बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा चौड़ा उनका है, तो हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये अच्छा एक हमें बताने में खुशी है कि ये जो आने वाला दिन में ये गांव के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका भविष्य अच्छा है और एक अच्छा दिशा की तरफ जा रहे हैं, जो विकसित और विकास की तरफ बढ़ रहा है। और हमें आशा करते हैं कि ये गांव के लिए भी जो दुनिया में जो अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है उनके साथ उनके पास भी आ जाए। आज गोगुंडा में ये कार्रवाई नक्सल डर के एक अध्याय का अंत और भरोसे, विकास व संविधान की जीत की शुरुआत बनकर सामने आई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन खत्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ राज्य को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है। युमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है।
मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य में निर्वाचित सरकार की वापसी हो गई है। राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें तत्काल प्रभाव से इसे खत्म करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही राज्य को नया सीएम भी मिल गया है। युमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने लोक भवन में उनको शपथ दिलाई। With that PR, they had nothing to do with the Manipur crisis. We didn't feel safe, and we had nothing. The Indian Army did nothing to do for this. They did not make us safe, in short. That's all. And lifting PR and coming back this popular government, we feel a little relief. That is one step ahead, peace about this crisis and for this Manipur. That's all. And if it's my opinion that if PR is removed, then with all that, that is the Mr. Kuldeep Singh security advisor, all related with this PR government. महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चे की ओर से देश में अवैध रूप से रह रहे अब बांग्लादेशी रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर केंद्र सरकार को एक खत लिखा गया है। इस खत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और उत्तर भारतीय मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए पत्र में आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा कर अवैध रूप से रह रहे लोगों को 30 दिनों के भीतर भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया जाए। साथ ही उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे आकर कठोर कार्यवाही, कठोर कदम उठाने की अपील की है। इस मांग को लेकर अर्जुन गुप्ता ने कहा कि देश की सुरक्षा और संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अब सख्त फैसलों की जरूरत है। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता से बात की हमारे मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने। देखिए, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में बसे बांग्लादेशी साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश ने एक कड़ा ऐलान किया है। इस कड़े ऐलान को काम करने का काम किया है महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चे के खेमे ने। इस खेमे के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत देश के अलग अलग राज्यों या शहरों में बसे हुए हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर देश, राज्य और शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जाए। क्या कुछ उनकी डिमांड है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं अर्जुन गुप्ता जी से। अर्जुन जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है, राजनाथ सिंह को भी मेल किया है, बाकायदा स्पीड पोस्ट भी भेजा है। इस पत्र के जरिए क्या कुछ डिमांड है आपकी? जो भारत में, पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी अवैध तरीके से जो रह रहे हैं, उनके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है कि इनको एक 30 दिन का समय दीजिए कि आप 30 दिन में भारत छोड़ के चले जाए, जैसे आए वैसे चले जाए। नहीं जाते हैं तो उनको पकड़ के उसके पहले जो मिलते हैं उनको नसबंदी किया जाए और नसबंदी करके फिर उनको वापस भेजा जाए, ऐसी मैंने मांग की है। 30 दिन की घोषणा तो समझ में आता है कि अल्टीमेटम दे रही है सरकार आपको कि आप अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उसके भीतर आप चले जाएं। ये नसबंदी वाला टॉपिक क्यों ध्यान में आया आपके? क्यों? तभी ये लोग भागेंगे ना। क्या इनको डर नहीं होगा तो भागेंगे कैसे? इनको डर करने के लिए, डराने के लिए ये कानून लागू होना चाहिए। आपको बस क्या लगता है कि जिस तरह से आपके महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अलग अलग शहरों में जाते हैं, मुंबई शहर के कई इलाके हैं, महाराष्ट्र के कई से इलाके हैं, एक बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी बड़े पैमाने पर इनकी अगर तादाद इस तरह से बढ़ती रही, तो इनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, इनके बच्चे यहाँ तक हो सकते हैं। क्या कुछ गंभीर मामला लगता है आपको? गंभीर मामला ही है ना। ये विदेशों से जब आते हैं तो इनके अंदर एक मिशन होता है कि वहाँ जाके हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करने का, संख्या बढ़ाने का। वो संख्या को रोकने का एक ही उपाय है कि इनको 30 दिन में समय दो कि आप 30 दिन के अंदर भाग गए तो ठीक है, वरना इनकी पकड़ के नसबंदी किया जाए और फिर इनको भगाया जाए।
कुछ और योजना है इस, आपने पत्र तो भेज दिया है, मेल भी कर दिया है, इसके आगे क्या प्रोसेस होगा? ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, उसके बाद जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये थे अर्जुन गुप्ता, जो महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चे खेमे के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत ही एक सख्त डिमांड की गई है, इस तरह की डिमांड शायद ही कभी की गई हो। जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत देश में अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या मुसलमान हो या अन्य तरह के जो लोग हैं गैर कानूनी रूप से रहते हैं, उनको लेकर ये कदम उठाया गया है। बाकायदा इनका पत्र जो है प्रधानमंत्री कार्यालय हो या रक्षा मंत्री कार्यालय हो या गृह मंत्रालय कार्यालय हो, वहाँ पर पहुँच भी चुका है। अब देखना होगा उनकी इस मांग को लेकर केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।